हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो, और ये वीडियो होने वाला है एसएलई का पार्ट 2। एसएलई का पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एसएलई का इंट्रोडक्शन, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसका पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही डिटेल में समझाया था। अब इस पार्ट में मैं बात करूँगी इन्वेस्टिगेशन के बारे में और दूसरा मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी, मेरे बैकग्राउंड में बारिश हो रही है तो शायद हो सकता है आपको उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ जाए, बट आप उसको इग्नोर कीजिए और ध्यान दीजिए एसएलई पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एसएलई तो आप सभी को पता ही है, एसएलई होता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। बाकी सारी कहानी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में बात कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम बात करेंगे ऑर्गन वाइज कि आप यहाँ पर जो मेन चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो है सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम्स। तो जो सिम्टम्स हैं, किस ऑर्गन पर कैसे सिम्टम्स आए हैं, और उन सिम्टम्स का कलेक्टिवली डेटा लेकर हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि पेशेंट को एसएलई है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नोटिस करना है स्किन को। स्किन पर अगर 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहली है मैलर रैश, जिसको हम बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं, जो कि फेस पर होता है। दूसरा है डिस्कॉइड रैश। डिस्कॉइड रैश जो कि कैसा एक डिस्क शेप का या कॉइन शेप का रैश होता है, और ये थोड़ा इस तरीके का होता है कि इसमें से स्कारिंग भी होने लगती है। और तीसरी चीज़ होती है फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी तो आपको पता ही होगी, जब सनलाइट से सेंसिटिविटी रहती है किसी पेशेंट को, उसे बहुत रैशेज़ हो जाते हैं सनलाइट में आने के कारण, तो वो जो कंडीशन है वो है फोटो सेंसिटिविटी। तो ये तीनों अगर आपके पेशेंट में हैं तो ये स्किन के अंदर आ गया है। ये सिम्टम्स बता रही हूँ मैं, जिनके बेस पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है म्यूकोसा। म्यूकोसा में 2 चीज़ें हम देखेंगे। म्यूकोसा में सबसे पहली चीज़ जो है वो है ओरल अल्सर्स, जैसे कि आपकी जो ओरल कैविटी है या जो नेजोफेरेंजियल कैविटी है, वहाँ पर अल्सरेशन हो सकता है, और ये अल्सर जो हैं वो कॉमनली पेनलेस ही रहेंगे, ऐसा पेन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है सेरोसाइटिस। सेरोसाइटिस में 2 चीज़ें आपको बहुत ही देखने को मिल सकती है। पहली है प्लूराइटिस और दूसरी है पेरिकार्डाइटिस। प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस। प्लूराइटिस मतलब जो प्लूरा रहेगी उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और कार्डाइटिस में पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स में सीधी सी चीज़ जो होगी वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कुछ ऐसा जो कि नॉन इरोजिव है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसा नहीं होगा, ये नॉन इरोसिव है। और दूसरी चीज़, इसमें 1 या 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट अफेक्ट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड में 3 चीज़ें आप देखेंगे। पहली होती है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या दूसरी हो सकती है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और तीसरी है ANA डिसऑर्डर्स। 1 बाय 1 हम बात करते हैं। पहले जो है वो है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आप देखेंगे जब पेशेंट की जो ब्लड है उसको आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पाएंगे कि पेशेंट को हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, और उसके साथ ही साथ उसको ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है। ल्यूकोपीनिया मतलब जो ल्यूकोसाइट्स रहेगी वो कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है जो हम एक और चीज़ देखने को मिलती है वो है लिम्फोपीनिया, और इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। तो इसमें एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़ पेशेंट के सैंपल में आपको देखने को मिलेगी। एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़ मतलब डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेगी। और इसके अलावा क्या हो सकता है, एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट, SM एंटीजन के अगेंस्ट। SM एंटीजन एक तरीके का एंटीजन है जिसे हम स्मिथ एंटीजन बोलते हैं। स्मिथ एंटीजन जो है वो एक तरीके का नॉन हिस्टोन न्यूक्लियोइड प्रोटीन हम कह सकते हैं, मतलब कि ये न्यूक्लियर प्रोटीन है बट नॉन हिस्टोन, इसमें हिस्टोन्स नहीं होते हैं। और ये जो है मेन ऐसा ऑटो एंटीजन है जिसके वजह से एसएलई प्रोड्यूस हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पेशेंट सैंपल में देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट चीज़ है ANA डिसऑर्डर, मतलब कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा, जो आपकी न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आपको देखने को मिलेगी।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है किडनी। किडनी पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, किडनी पर आपको रीनल डिसऑर्डर्स जैसे कि प्रोटीन यूरिया देखने को मिल सकते हैं और कास्ट मिल सकते हैं यूरिन में। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ब्रेन। ब्रेन में आपको क्या प्रॉब्लम्स, सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। सीजर्स के अलावा आपको साइकोसिस देखने को मिल सकता है। तो अब ये जो इतने सारे कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं, इस पर से इन्वेस्टिगेशन कुछ ऐसे होगी कि इन 11 कैरेक्टर्स में से अगर किसी पेशेंट में 4 कैरेक्टर्स या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं तो वो पेशेंट SLE का ही पेशेंट है। और ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया बनाया है किसने, अमेरिकन रिमेटिज्म एसोसिएशन के द्वारा ये क्राइटेरिया बनाया गया है। तो इसको फॉलो करके आप SLE का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है फार्माकोथेरेपी और दूसरे है कुछ प्रिवेंशंस। फार्माकोथेरेपी में बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें सबसे अच्छा आप क्या दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स आप कौन कौन से देंगे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन IV दिया जाएगा साइक्लोफॉस्फामाइड IV के साथ। इसके अलावा माइकोफिनोलेट मुफैटिल दिया जाएगा स्टीरॉइड्स के साथ। प्रेडनिसोलोन और एजाथायोप्यूरिन, मीथोट्रिक्सेट और माइकोफिनोलेट ये सारे कॉम्बिनेशन में दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट को पेन का इशू है तो उसको एनाल्जेसिक्स दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा आप कोट्रिमॉक्साजोल दे सकते हैं न्यूमोसिस्टिस निमोनिया की कंडीशन में। फिर इसके बाद आपको कुछ प्रिवेंशंस रखनी है, जैसे कि फ़ोटो सेंसिटिविटी होती है तो धूप में ज़्यादा नहीं जाना होता है पेशेंट को। इसके अलावा क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में पेरिकार्डाइटिस और प्लोराइटिस ये सब है और ऊपर से हो सकता है उनको निमोनिया की कंडीशन भी है, तो उनको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको SLE समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।